समाचार एक्सप्रेस। यानी उसका अर्थ ये था कि डोडासरा जी ट्रांसफर को पैसे दे रहे हैं, ये गुण मेरे में नहीं, उन्होंने सही कहा। वैसे मेरे मित्र हैं, वो बहुत अच्छे मित्र हैं और बेईमान मित्र हैं। देखिए, प्रदेश में 4 प्रमुख ऋतुएं रही हैं। एक और हुआ करती थी कुछ सालों पहले तक। उस वक्त जयपुर बड़ा गुलजार हुआ करता था, क्योंकि कई लोग अपने अपने कर्मस्थली को छोड़कर जयपुर में डेरा डाल देते थे। अब आप उसे तबादला ऋतु कह लें या तबादला सीजन, इसी शब्द से उसे पुकारा जाता था। तबादला सीजन एक बार जो रूठा तो फिर रूठा ही रह गया। हालांकि उसके अपने कॉन्स थे, लेकिन जो थोड़े बहुत प्रोस भी थे वो भी लोगों के हाथ से जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रिंसिपल्स के तबादले होते हैं। डोटासरा जी को लगता है कि दरअसल मदन दिलावर जी मोबाइल प्रेम में बिजी हैं। ये बात मदन दिलावर जी तक पहुंचती है तो मदन दिलावर जी डोटासरा को अपना बेईमान मित्र करार दे देते हैं। इस बीच कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। कई ऐसे धड़े हैं जो अब भी नाराज चल रहे हैं और वाजिबदार अब भी अपने तबादलों के इंतजार में एक ऋतु छिन जाने के बाद से मानो पतझड़ से गुजर रहे हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि इस तमाम सियासी वार पलटवारों के बीच आखिर असल मुद्दा तबादले को लेकर कहां छिपा बैठा है। मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हैं, कांग्रेस की ओर से प्रियदर्शी भटनागर हैं, डॉक्टर रंजीत मीना जो कि अध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के, और धर्मेंद्र सिंघल मेरे सहयोगी। मैं शुरुआत रंजीत जी आपसे कर रहा हूं। रंजीत जी, सुनने में आया है कि आप दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखने वाले हैं खून से। क्या 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 उसका सब्जेक्ट रहने वाला है? ये उसका सब्जेक्ट ये है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स लंबे समय से अपने तबादले की बाट जो रहे हैं। हम लोगों ने पिछली कांग्रेस सरकार में शहीद स्मारक पर धरना दिया, आमरण अनशन किया। उसके बाद शिक्षा संकुल पर 10 दिन का क्रमिक धरना दिया, अनशन किया। उसके बाद जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में आई, हम लोगों को उम्मीद थी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो बहुत अच्छे हैं और शिक्षकों के हितों की सोचते हैं, तो वो जो बरसों से जो पीड़ित शिक्षक हैं, जिनको 25-25 साल हो गए और अपने घर से 800 किलोमीटर दूर हैं, उनको अपने घर लेके आएंगे। कोई अच्छी तबादला नीति बनाएंगे। जिस तरीके से तबादला नीति को लेकर के पिछली जो कांग्रेस सरकार थी, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब ने शिक्षकों को गोली दी और कभी उड़ीसा की तबादला पॉलिसी, कभी केरला की तबादला पॉलिसी, कभी आंध्रा की तबादला पॉलिसी, कभी यूपी की तबादला पॉलिसी, कभी मध्य प्रदेश की तबादला पॉलिसी के नाम पर शिक्षकों को गुमराह किया और वो तबादला पॉलिसी आज तक कभी नहीं आ पाई। ऐसी तबादला पॉलिसी के लिए जी तो बोल रहे हैं ना कि थोड़े दिन में हो जाएगा, थोड़े दिन में हो जाएगा। ऐसी तबादला पॉलिसी के लिए शिक्षक आज भी इंतजार कर रहे थे। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये सरकार भी कुछ करेगी, लेकिन लगभग 2 वर्ष होने को है। शिक्षकों ने इस सरकार में कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं किया क्योंकि हम लोग आशान्वित थे। तो इसके बावजूद आप सीधे मोदी तक पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल तो ये है कि सीधे मोदी तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं। इसका एक पूरा क्रम है कि हमने पहले जो है स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे ज्ञापन दिए, जिला स्तर पे ज्ञापन दिए और लगातार हर समय जहां भी सरकार के प्रतिनिधि, विधायक, मंत्री और जो भी, इवन मुख्यमंत्री जी तक को हमने समय समय पे ज्ञापन दिया, मांग रखी। और यहाँ से जाकर के जब हमको लगा कि यहाँ भी जो अपनी बात मन नहीं पाएगी, तो हमने जो बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनको बात रखी। मैं खुद जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनके पास जाकर के उनको 5 सूत्रीय मांग पत्र दे के आया, जिसमें 33 श्रेणी अध्यापकों में तबादला, उनकी डीपीसी, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और जो है गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्ति, महात्मा गांधी में पदस्थापन, इन सब मुद्दों को लेकर के हमने उनको ज्ञापन दिया। तो उन्होंने कहा कि आप ये ज्ञापन शिक्षा मंत्री जी को भी दे सकते थे। तो हमने कहा कि शिक्षा मंत्री जी हमारी बात सुनते नहीं है, आपको इसलिए ये बात कहना चाह रहे हैं कि आप अगर सीधा उनको कह देंगे तो उसका दबाव रहेगा। तो आज तक उसका भी कोई असर नहीं हुआ। तो इस वजह से, और प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रभारी हैं, उनको भी हम लोग एक बार ज्ञापन दे चुके हैं और उम्मीद है कि राजकुमार जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, देखिए 2-3 बातें हैं और हो सके तो आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा। दिलावर जी ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस राज में पैसे दिए जाते थे तो तबादले होते थे। अब आपके राज में
या तो पैसे दिए जा रहे हैं और तबादले नहीं हो रहे, या पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और तबादले नहीं हो रहे। अच्छा, एकाएक प्रिंसिपल्स की लिस्ट आ जाती है बिना तबादला नीति के, तो बिना नीति तो जो भी हो वो अनैतिक ही ठहराया जाएगा। तो डोटासरा गलत क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझाइए आप मुझे। जी ये डोटासरा जी वही है, उन्होंने अपने घर पे जब शिक्षक प्रतिनिधि मंडल ज्ञापन देने आया था और ये कहा था कि उनके कर्मचारियों को काफी को यहीं बैठा ले लीजिए, बाहर मत जाने दीजिए, इनको निलंबित करना है, इनके डीओ से बात करती ये छुट्टी लेकर या नहीं, इनकी हिम्मत कैसे होगी मेरे घर आने की। ये वही डोटासरा जी है जो हमारे सम्मानित गुरुजन जब इनके घर पे ज्ञापन लेके गए तो इन्होंने धक्के देकर निकाला और कहा कि नाची का बड़ा समझा है क्या। ये वही डोटासरा जी है। आज आरोप लगाते हैं, ये भूल जाते हैं जब बैकडोर एंट्री से लक्ष्मणगढ़ के अंदर ये लेकर आए अपने लोगों को। मैं एक बात ये जो कहना लोग चाह रहा वहां हूं से चेतन गए भाई थे कि शिक्षक मैं उस तो समय आपकी बात गहलोत से परेशान होकर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को धोख लगाने नहीं गए। आज मदन दिलावर के कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद शिक्षक ये कह रहे हैं कि हम खून से मोदी को खत लिखेंगे क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। मैं आता हूँ बिल्कुल। मैं अभी हमारे मित्र जो बात कर रहे थे डीपीसी की बात की, थर्ड ग्रेड शिक्षक की ट्रांसफर की बात की, द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले की बात की, और माननीय मदन जी ने कल ही कहा है, शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा है हम डीपीसी करवा रहे हैं। सर वो कब से हो रहा है? तबादले जल्दी ही करेंगे, वो तो कब से हो रहा है? भी करेंगे। अब लोगों का सब्र चूक रहा है, वो तो न जाने कब से हो रहा है। आप भूल रहे हैं, आप स्वप्न जी आप भूल रहे हैं, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय वासुदेव जी के नेतृत्व में डीपीसी का रिकॉर्ड बनाया था। सर आपकी तबादला नीति बन गई क्या? बिना तबादला नीति के भी आपने प्रिंसिपल्स का तबादला किया ना, तब कौन सी नीति लगी? और बिना नीति के तो सब चीज अनैतिक है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आपका काम क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बोलने दीजिए, सप्री जी बोलने दीजिए। आप कल्पना करिए 2400 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, सीट पोस्ट वैकेंट है, क्या बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी या नहीं होगी? उन 2400 स्कूलों में नियुक्ति दी है और 1380 लोगों का तबादला किया गया है। प्रयास किया गया जिले से बाहर नहीं हो। 128 लोगों का पीएम श्री उसमें प्रिंसिपल लगाया है। तो क्या स्कूलों में बिना प्रिंसिपल के? ये तो मदन दिलावर को पहले दिन से पता था, तो या तो आप पेंडेंसी भर देते और इस बात को खत्म कर देते, लेकिन आपकी पेंडेंसी तो एज इट इज चल रही है। कर दिया ना, कर दिया। अब द्वितीय श्रेणी शिक्षक और डीपीसी इन पे भी काम चल रहा है। और क्या काम चल रहा है सर? ये तो अभी मीणा जी ये बता रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि 3800 के आसपास प्रिंसिपल पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं और उनकी काउंसलिंग ही बार बार कैंसिल हो रही है। मैं बता रहा हूँ ना, यही सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की जिसने ऑनलाइन पारदर्शी तरीके से डायरेक्टरेट में बुला करके ये दिखाया कि आपको कौन सी नीति पे जाना है, आप स्क्रीन देख के बताइए कहाँ पे जाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी में गए, हम लोगों ने सिस्टम शुरू किया, हम लोगों ने स्टाफिंग पैटर्न लागू किया। कोई सिस्टम चल रहा होता है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ स्थिति क्या है। प्रिंसिपल्स के आपने तबादले किए, कई स्कूलों में प्रदर्शन हो गए। कल एक प्रिंसिपल को निलंबित किया गया, एक ऐसे प्रिंसिपल को जिसने खुद से आंदोलन करवाया, इसलिए करवाया क्योंकि वो आपसे डरता नहीं। तो ये तो परिस्थितियां हैं। अगर आप कुछ कर रहे होते तो लोग डरते, आप कुछ नहीं कर रहे तो लोग नहीं डर रहे। जो प्रिंसिपल मासूम बच्चों को भड़का करके उनके सेहत के साथ खिलवाड़ करके गेट के ऊपर गर्मी के अंदर धरने पर बैठाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपसे डरना चाहिए ना, आपके खिलाफ साजिश करने से पहले। वो नहीं डर रहे। अगर आप कुछ कर रहे होते तो वो डरते ना सर। यही तो डोटासरा कह रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे। परिवेदना देवे, प्रिंसिपल का अधिकार है, वो अपनी परिवेदना देवे, अपना कारण लिखे, सरकार गंभीरता से विचार करेगी। मैंने पहले भी डिबेट में एक दिन कहा था, ठीक है, चाहे दिव्यांग हो, चाहे गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, चाहे विधवा हो, अगर किसी का ट्रांसफर गलत हो गया है, जो मैं सेकंड राउंड में जो जवाब प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर्स पर मदन दिलावर ने दिया है वो बड़ी अजीब सी बात है। 2 मिनट चेतन भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रियदर्शी भटनागर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। और प्रियदर्शी भटनागर जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये सारी बातें मीडिया के सामने तो बहुत अच्छे से आप लोग बोल देते हैं और सारी परिस्थितियां समझा भी देते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो ये कि शिक्षकों को पैसा देना पड़ रहा था गहलोत राज में, और ये शिक्षकों ने खुद कहा सीएम के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, बिना डरे। तो ये तो आपका प्रियदर्शी भाई पीछा नहीं छोड़ने वाला। और अगर उस पाप को धोना है तो इनसे कुछ सॉल्यूशन निकलवाना था, लेकिन आप तो सिर्फ बयानों तक सीमित हैं। सॉल्यूशन तो आप निकलवा पा नहीं रहे। ना आप तबादला नीति देकर गए, ना आप तबादले करके गए,
देखिए, सच्चाई को भारतीय जनता पार्टी झुठला नहीं सकती है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब ने स्पष्ट तौर पर गत भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ट्रांसफरों में पैसा चलने के संदर्भ में पूछा था, तो उन्होंने शिक्षक ने कहा हाँ बिल्कुल पैसे चलते हैं, बिल्कुल पैसे चलते हैं। उस चीज को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस के राज में। अगर ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं भाई किसके राज में हो रहा था? अगर पैसे उस समय भी चल रहे थे तो आपके राज में चल रहे थे इसी बात में बैठाया था। उन पैसों ने अपने पैर नहीं खोए थे, उन पैसों को आप लंगड़ा नहीं कर पाए थे, उन पैसों के पैर आप हटा नहीं पाए थे। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स। मैं भी नहीं करूंगा, है ना। अच्छा, दूसरा मैं निवेदन कर रहा था, अब मैं इनकी बताऊं, ट्रांसफर हुए निष्पक्षता के साथ में हो, पारदर्शिता के साथ में हो, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब से ये सरकार आई है 21 महीने में, इनके पास में ऐसा ट्रेंड रहा है। मैं 2-3 उदाहरण दे दूं आपको। अभी हाल में ही धैमी कला के राजकीय स्कूल के अंदर 10 सितंबर को शिक्षा मंत्री जी निरीक्षण करने जाते हैं। वहां पर शिक्षक अनुपस्थित मिलते हैं, वित्तीय अनियमितता मिलती है, गंदगी मिलती है, कैश बुक में घपला मिलता है। 23 जुलाई से उस पर साइन नहीं थे। इस सारी चीजों के कारण मेरे लक्ष्मणगढ़ से इतने प्रिंसिपल्स हटा दिए। अगर 4000 से ज्यादा प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर्स हुए, 41 जिले हैं, तो एक जिले से कितने प्रिंसिपल्स हटेंगे? वो कौन सा मैथ्स लेकर बैठे हैं? अरे मैं आपको ये कह रहा हूँ, हेमेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, जिसपे विभागीय जांच के आदेश दिए थे। ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव आ गया कि जो उनका ट्रांसफर नहीं किया? उसके अलावा इनकी आदत, इनका इतिहास में बता दूं, 21/10/2024 को दौसा के अंदर इन्होंने एक साथ वहां पर 40 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए थे। उस समय इनके खुद के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 3 घंटे में वो पूरी की पूरी सूची को निरस्त करवाया था। ये निष्पक्षता के साथ में ट्रांसफर नहीं करते। इस बार इन्होंने भी ऐसा किया है। उन्हें विपक्ष की तरफ विरोध करना आता है। काश आपको वो आता होता। इन्होंने नहीं तो नहीं, हम कर रहे हैं ना, सरकार इनकी है। राजनीतिक द्वेष से इन्होंने एक जिले में 40-40, 60-60 प्रिंसिपलों के ट्रांसफर किए हैं। वो किस चीज का घोतक है? वो इस चीज का घोतक है कि ये गोविंद सिंह जी डोटासरा से डरे हुए हैं, उनसे भयभीत हैं, उनको कमजोर करने के लिए आराम से उनको बेईमान बोल रहे हैं। काम कर रही है, असफल प्रयास कर रही है। हर कोई मदन राठौड़ बोल चुके हैं कि अच्छे आदमी थे, आजकल पता नहीं क्या हो गया है। मदन दिलावर बोल रहे हैं कि मित्र हैं, लेकिन बेईमान वाले मित्र हैं। हालांकि फिर बेईमान जेल के बाहर क्यों है मुझे नहीं पता। क्यों बीजेपी एक बेईमान का पर्दाफाश कर उसे जेल में नहीं डाल पाई, मुझे नहीं पता। देखिए, सबसे पहली चीज तो ऐसे पे तो मैं इनको सलाह दूंगा कि कृपया अपने गिरेबान में जात के देखें, आप अपना इतिहास देखें, आप अपना इतिहास देखें। आपने आपका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा देखा पूरे देश के अंदर। आपकी जो डबल इंजन की सरकार है वो पूरी की पूरी फेलियर है। आप हम पे उंगली मत उठाइए, आप आत्मचिंतन कीजिए। बीजेपी पर अभी तक भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं लगे हैं ऐसे दमदार जैसे 2013-14 में 13 में आप लोगों पर लगा करते थे। उतना तो आप नहीं निकाल पाए बीजेपी का भ्रष्टाचार का एक भी निचोड़ नहीं निकाल पाए। तो या तो आप अपनी स्टडी बढ़ाइए और कुछ साबित कीजिए। सिर्फ जुबानी वार कब तक होंगे मेरी समझ से परे है। मैं धर्मेंद्र सिंघल को इस वक्त डिबेट में ले रहा हूं, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र। मैं ये बता दूं कि अगले 6 महीने की शिक्षा विभाग की हेडलाइंस क्या होने वाली हैं, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। कलर, रंग रोगन, पुताई, यूनिफॉर्म, फीस के वादे, सिलेबस, इनके अलावा कोई और हेडलाइन आने वाली हो तो बताइए धर्मेंद्र मुझे अगले 6 महीने में। देखिए, आपने बात हमने शुरू की तबादलों से। तबादलों की अगर बात करें तो जरूरी है कि शिक्षक जो चाहते हैं तबादले होने चाहिए, लेकिन तबादलों का मतलब यहाँ पर राजनीति हो गया। जैसे ही सरकार चेंज होती है, और आप देखिए इसके लिए शिक्षक संघ बने हो और 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षक संघ हैं, वो चाहते यही है कि तबादले हमारे द्वारा हो। वो जाकर के वो बात करते हैं। अब होता है कि जैसे सरकार बदलती है, उस सरकार के द्वारा जो शिक्षक संघों से आवेदन भी लिए जाते हैं, परिवेदनाएं ली जाती है। इस बार ऐसा नहीं किया गया, किसी भी शिक्षक संघ को उससे जोड़ा नहीं गया। शिक्षा मंत्री जी ने वहां आवेदन नहीं मांगे, लेकिन जो विभाग ने देखा कि कौन प्रिंसिपल अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम सही नहीं कर रहा है, उसके आधार पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटी मोटी नीति बनाई गई। एक क्राइटेरिया तय किया गया कि कितना समय उस प्रिंसिपल को इस स्कूल में हो गया, कैसा काम था, और दूसरे स्कूल में जहां उसकी जरूरत है वहां उसको भेजा गया। 4,500 से ज्यादा जो प्रिंसिपल के तबादले किए। और देखिए आप एक भी, लेकिन धर्मेंद्र मैं कह रहा हूं कि मदन दिलावर का ये तर्क देना
कि साहब ऐसा है कि वो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छे लोगों की दूसरी जगहों पर जरूरत है, पर वो अच्छे लोग जहां पर लगा हुए थे और अच्छा काम कर रहे थे, वो कौन सा क्योटो बन गया साहब, वो कौन सा अमेरिका बन गया साहब? नहीं बना ना, तो उस अच्छे की वहां जरूरत क्यों नहीं है, ये भी तो समझाएं फिर मदन दिलावर। नहीं, देखिए ज्यादातर प्रिंसिपल के जो ट्रांसफर किए हैं, आप जाकर देखिए, जयपुर शहर की बात करें तो लगभग 80% जो शिक्षक जो प्रिंसिपल थे उनके तबादले कर दिए, और स्कूल जो जयपुर के लगभग ज्यादातर सभी के हालात ठीक है। कुछ स्कूल ऐसे थे जहां पर अभी हालात खराब है, अब वहां पर दूसरे टीचर वहां पर लगा दिए, लेकिन जरूरत इस बात की थी कि शिक्षकों से वहां पर आवेदन लिए जाते, उनके मांग पत्र लिए जाते कि वो जाना कहाँ जाते हैं, तो अच्छी बात थी। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि बिना नीति को तो अनैतिक ही माना जाएगा। जो भी आप कदम उठाएं वो अनैतिक ही माना जाएगा, क्योंकि वो किसी नीति पर नहीं हुए, आनन फानन में बनाई गई नीति कंप्लीट नीति नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। हम ही क्या, मेरे ख्याल से शिक्षक समुदाय भी रिजेक्ट करेगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। रणजीत जी आप बताइए कहां समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सारे टीचर्स बोल तो रहे हैं और सारे टीचर्स अपनी समस्याएं बता रहे हैं, कर कुछ नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंदोलन कीजिए, मैं तो ये भी नहीं चाहता कि आप खून से खत लिखें, क्योंकि लोकतंत्र पर भरोसा होना चाहिए, रास्ते सारे मौजूद हैं। मसला ये है कर कुछ क्यों नहीं रहे। देखिए तबादला जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जनवरी में जब कहा गया था कि सरकार तबादले करेगी शिक्षकों के, दूसरे विभाग सभी विभागों के तबादले खोले थे, लेकिन टीचर्स के तबादले नहीं खोले थे, और बैन दूसरे विभागों में बैन हो गया, तो शिक्षकों के भी तबादलों पे बैन हो गया था। तब शिक्षकों को लग रहा, शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपके तबादले मई में खोलेंगे, मई आई, मई के में कहा जून में खोलेंगे, तब भी नहीं हुआ। अब ऐसा कोई बैन का कोई ऑर्डर तो आया नहीं कि आप ट्रांसफर से बैन हट गया है, उसके बावजूद ही प्रिंसिपल्स की एक तबादला जो है लिस्ट आ गई, और ऐसी तबादला लिस्ट आई जिसमें जो है अपने चयितों को लाने के लिए कई शिक्षकों को, आप साबित नहीं कर पाएंगे, ये कई शिक्षकों नहीं, ऐसा है कई शिक्षकों को यहाँ से लाके दूसरी जगह लगाया है, एक शिक्षक को लाए गए हैं दूसरी जगह पे लगाया। इस तरीके की परंपरा अमूमन रही नहीं है। अगर किसी पे कोई प्रिंसिपल अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे शिक्षक जिनको अवार्ड मिल चुका है, ईमानदार हैं, अच्छा है, बच्चे उनके जो है उनकी सराहना कर रहे हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स को भी आप जो है ट्रांसफर कर देंगे तो वो गलत है। रही बात ट्रांसफर तो क्या आम शिक्षकों के बीच में ये बात सेट हो चुकी है कि इधर सुनवाई प्रदेश में हमारी नहीं हो रही, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? जो बात कही जाती है कि भाई परिवेदना लेके आए, लेकिन ऐसे आम प्रिंसिपल की, एक कॉमन जो है प्रिंसिपल की परिवेदना को पहले तो लेगा कौन, लेगा तो उस पर सुनवाई कौन करेगा, प्रॉम्प्ट कौन करेगा, और वो केवल परिवेदना ही रह जाएगी, और उस प्रिंसिपल की वेदनाएं उसको कोई नहीं सुन पाएगा। तो चेतन भाई आपकी पारदर्शिता भी सवाल, मैं तबादला नीति की बात कर रहा हूं कि तबादला नीति के बिना ट्रांसफर करना बिल्कुल गलत है। अगर या तो करे तो सबके करने चाहिए थे। नहीं, हाँ, वो पॉइंट आ चुका है। तो चेतन भाई, एक तो आपकी पारदर्शिता सवालों के घेरे में, दूसरा आपका काम सवालों के घेरे में, न स्कूल सुधरे, न पद भरे, ट्रांसफर अपनी मर्जी से आप कर रहे हैं, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, तो फिर तो सवाल चेतन भाई खड़े होंगे ना। आपकी मंशा बहुत अच्छी है, चलिए मैं तारीफ कर देता हूं, आपका विजन बहुत अच्छा है, मैं इसकी भी तारीफ कर देता हूं, आपका मिशन भी बहुत तगड़ा है साहब, मैं इसकी भी तारीफ कर देता हूं, लेकिन वो जमीन पर नहीं है साहब, नहीं है मतलब नहीं है। स्वप्न जी, अभी हमारे मित्र कांग्रेस के कह रहे थे तबादलों में बड़ा दुख हो रहा था, लोगों को दूर भेज दिया। गोविंद सिंह जी के लिए तो लक्ष्मणगढ़ पूरा राजस्थान था, रोहतास राज्य के लिए उनको लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के बाहर तो दिखता ही नहीं था। वहां पर जिस प्रकार से बैकडोर एंट्री से तबादले किए थे, बैकडोर एंट्री बोलूंगा लेकिन अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है, इस सरकार का स्पष्ट मानना है कि जो मापदंड तय किए गए थे सरकार की तरफ से, उसमें 3-4 कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में या तो किसी शिक्षक का प्रिंसिपल की कोई शिकायत हो, या परीक्षा परिणाम हो, या कोई दूसरा कारण था, उनके उसमें भी प्रयास ये किया गया कि जिले से बाहर नहीं हो। 90% प्रिंसिपल को जिले के अंदर रखा है, लेकिन कुछ सीटें जो दूर खाली थी, तो सीटें वैकेंट सीटें पर सरकार को कोई लायबिलिटी नहीं आई है। बार-बार कह रहा हूं, जिन लोगों के साथ आपको काम करना है वो आप पर भरोसा खो रहे हैं, आप पे भरोसा खोर के आला कमान तक जाना चाह रहे हैं, सवाल पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात ये कि वो आपसे कर ही नहीं रहे, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, मैं कहता हूँ हमारी सरकार पे भरोसा शिक्षकों गुरुजनों का भी है
शिक्षा क्यों भाई? सर क्योंकि सर हमारा सर सर उद्देश्य सर सर साफ है, चेतन भाई नीति एक बात साफ बताइए, है, अगर एक बात बताइए, नियत साफ है। रणजीत मीणा अगर खून से खत लिख रहे हैं मोदी को, तो ये क्या बताता है? ये यही बताता है ना कि यहाँ मैंने सुनवाई नहीं है, यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और क्या मैंने बताता है? रणजीत जी मीणा साहब के तीनों बातों का जवाब दिया था। डीपीसी जल्दी होने वाली है, डीपीसी का लोग काम कब से सुन रहे अंडर हैं चेतन पाइपलाइन भाई? चल रहा है। तबादलों की बात हमारे मित्र मीणा साहब ने कही थी, तबादले भी निश्चित रूप से चाहे द्वितीय श्रेणी हो चाहे कब तृतीय होंगे? श्रेणी चलिए हो, ये बताइए, कब होंगे? चाहे कोई लेक्चरर मियाद है हो, आपके पास? कब होंगे? तबादले होंगे ना, क्यों नहीं नहीं होंगे? नहीं, होंगे तबादले बिल्कुल होंगे, लेकिन बिल्कुल होंगे। कब होंगे? कोई जब भी मियाद है आपके सरकार पास? तय करेगी, 3 महीने, जब भी 4 सरकार महीने, तय करेगी, 1 शिक्षा साल, मंत्री जी तय 1.5 करेंगे, साल, मुख्यमंत्री जी 2 बैठ साल, बैठाएंगे। कुछ बताइए। 5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक तबादला नहीं किया। बैकडोर एंट्री उसमें की से आप 2 साल तो कोरोना के हटा खुले दीजिए, करेंगे, हम खुले तो आप करेंगे। 3 साल मान लीजिए। शिक्षकों से आवेदन लेकर के। और अभी मैंने कहा था प्रिंसिपल के लिए भी कहा था, हमारे मित्र कह रहे थे कौन सुनेगा। माननीय मदन दिलावर जी के वहाँ आप सुबह ठीक है। 7 बजे जाइएगा, ऑनलाइन 7 आवेदन ले बजे लेते हैं ना भी प्रिंसिपल साहब के भी। बैठे मिलते हैं, मैं ठीक भी है, गया हूँ। ठीक है, लोग अपनी परिवेदना देते हैं, ठीक है। परिवेदना में मैंने 3-4 कैटेगरी ठीक आपको है, बताई। मैं एक बात गंभीर कहना रोग, चाह रहा हूँ, रोगों से प्रियदर्शी दिव्यांग है, भटनागर जी, विधवा आप है, एसआईआर पर तलाकशुदा हस्ताक्षर है, ले रहे हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं साथ होती में है? एक 1.5% सब कैटेगरी निकाल उपभोक्ता- देते ना साहब, प्रदेश में मंत्री के रिपोर्ट कार्ड की, उस पर भी हस्ताक्षर ले लेते। प्रॉब्लम यह है कि आपकी प्राथमिकताएं बिल्कुल। नेशनल लेवल पर और प्रदेश के लेवल पर कुछ अलग ही चल रही हैं, प्रियदर्शी भाई। देखिए स्वप्निल जी, आपने अभी मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं लेटेस्ट बीजेपी के कोई भ्रष्टाचार बताऊं। हाँ, आप कह रहे थे बता नहीं पाएंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। मैं आपको आज के ही पेपर में, राजस्थान और देश के सारे पेपरों में छपा हुआ है कि राजस्थान सरकार ने जो ब्लैक लिस्टेड दवा बनाने वाली कंपनी थी केसंस, आ रहा हूं धर्मेंद्र, 2 मिनट। उसको जिसको डिबार था, जो ब्लैक लिस्टेड थी, उसको इन्होंने कफ सिरप बनाने का ठेका दिया भ्रष्टाचार के तहत। उसके कारण भरतपुर में सीकर में मौत हुई। ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाला है, जिसके अंदर न्यायिक जांच की कांग्रेस मांग कर रही थी, और उसमें कितनी मौतें हुई है, सबकी जिम्मेदार वो है। उसके अलावा मैं आपको एक और उदाहरण दे दूं, जीनस पावर नाम से कंपनी है स्मार्ट मीटर का, उसको 10,000 करोड़ का इन्होंने टेंडर दिया, वो भी ब्लैक लिस्टेड है, वो भी ब्लैक लिस्टेड है, और उसके कारण आज तक स्मार्ट मीटर जो इनकी योजना है वो ठप हो गई है। तो बात यह है कि घोटालों से तो ये परिपूर्ण है सरकार, और इसी घोटाले के कारण वैलिड पॉइंट है, ये तबादला इस है पर ना। काउंटर होना चाहिए, वैलिड पॉइंट है, काउंटर होना चाहिए। चेतन भाई 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको। कांग्रेस बता रही है आपके दामन पर दाग है। हमारे इस स्मार्ट मीटर की योजना लाने वाली कांग्रेस सरकार थी, सुधारने वाले आप तो नहीं हो। अप्रूव करके गए, आज विपक्ष में बैठे हैं, इसलिए स्मार्ट मीटर फिर भी हमने तो रोक दिया, चेतन फिर भी जी, हमने तो रोक दिया। चेतन जी, ये कांग्रेस घोटाले तो आज सरकार हुए की ना। अनुमोदित योजना खैर, थी। मैं अभी स्मार्ट मीटर घोटाले तो आपके हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रोक रहा हूं मैं आप दोनों को, रोक रहा हूं। धर्मेंद्र सिंघल कुछ जोड़ना चाह रहे थे। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं धर्मेंद्र सिंघल के पास जा रहा हूं। धर्मेंद्र, क्या जोड़ना चाह रहे थे आप? फिर मैं ये डिबेट खत्म करूंगा। देखिए, बात तबादलों की हो रही, तो केवल जो तबादला नीति है वो शिक्षकों पे ही क्यों, उनके लिए तबादला नीति, जो बाकी जो सरकारी कर्मचारी उनके भी तबादले होते हैं और होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन उनके लिए कोई तबादला नीति नहीं। लेकिन जब बात शिक्षकों की आती है तो वह तबादला नीति पर आकर अटक जाती है, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे मंत्री जी हो, जो सरकार हो या कुछ भी हो, वो तबादला नीति की बात है, तबादला नीति आएगी। लेकिन ऐसा क्यों, जब बाकी जो कर्मचारी उनके लिए क्यों नहीं तबादला नीति हो, तो उनके जिस हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं उसी हिसाब से शिक्षकों के क्यों नहीं। हाँ, तो इसके लिए तो ये भी सोचना शिक्षक पड़ेगा समूह ना से कि सरकार शिक्षक ने- के पास स्वप्निल क्या क्या जी। काम है। शिक्षक के पास सिर्फ पढ़ाई का तो काम है नहीं, 50 तरह के काम है, और उस 50 तरह के काम में प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं जो अपने अपने फायदे के लिए निचोड़े जाते हैं। शायद ये उसका जवाब ये होगा। रणजीत भाई शॉर्ट में बोल दीजिए, मेरे पास समय एकदम खत्म हो चुका है। यही है कि जो अभी कुछ दिन पूर्व जो है 40% का मिनिमम का आया था, उसका भी शिक्षक जो है चाह रहे हैं कि इस तरीके के आदेश का प्रत्याहार तो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है अजीब सा है आदेश। और ढेर सारे शिक्षक संगठन और कई ऐसी मांगें पता नहीं कितनी हैं शिक्षकों की, शिक्षक संगठनों से सरकार ने लंबे समय से वार्ता नहीं की है। राजस्थान शिक्षक संघ एक मांग करता है कि उन जो है शिक्षक संगठनों से सरकार को वार्ता करनी देखिए, चाहिए। गहलोत राज की एक घटना गहलोत राज पर सवाल खड़े करती है, लेकिन ये जो ताज़ा घटनाक्रम रहा है वो ट्रांसपेरेंसी पर और विजन पर और वादों पर सवाल तो खड़े करता है सरकार के, मौजूदा सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।